आणि थेट जवळ दिशा साली यांच्या वडिलांचे वकील बोलतायत। फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इसकी जो चर्चा हो रही थी वो पूरे हमारे वीडियो इंटरव्यू देखकर दिशा सालियान के पिताजी को समझ में आया कि मुझे बेवकूफ बनाया गया, मुझे गुमराह किया गया, मुझे झूठ बोला गया, मुझे दबाव में रखा गया। ये जो बता रहे ये बात सही है और इसके सपोर्ट में मेरे पास में एविडेंसेस है। फिर वो हमारे पास आए, फिर उन्होंने अपना ये बताया कि इसमें भी डिटेल मुझे ये चाहिए न्याय। फिर उनकी पिटिशन ड्राफ्ट हुई और वो फाइल हुई। तो इसमें ऐसा कोई डिले वाला विषय नहीं, ये रीजन ये है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार गाइडलाइन दे दिया है कि जब रेप है, मर्डर है, ऐसे जो केसेस है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उसमें कंप्लेंट देने के बाद में तुरंत एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कंसर्न पुलिस अधिकारी जो है उनको आईपीसी 166A में जो भी है साल 2 साल सजा उनको है उसमें। तो यहां पर 1 साल से इन्होंने एफआईआर नहीं किया है, तो ये बहुत ऐसा सीरियस मामला है। तो इस पर भी एसआईटी के अधिकारी पे एक्शन ली जाए। 2022 से एसआईटी चल रही है, आपकी पिटीशन भी 2023 से पेंडिंग है बॉम्बे हाईकोर्ट में। इस मामले में इंटरव्यूअर बनकर आदित्य ठाकरे ने भी ये कहा कि जांच तेजी से की जाए, खुद भी वो इंटरव्यू नहीं, ये गलत एप्लीकेशन उनकी तरफ से आई थी। उन्होंने कहा था मुझे भी सुनो, हाँ, तेजी से की जाए, उनका नहीं कहना था। जो भी चीजें साफ की जाए उन्होंने ये कहा था, कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी अपनी तरफ से। उन्होंने कहा कि मुझे भी इसमें सुनो, बस इतना ही कहा उन्होंने। और वो जो एफिडेविट दिया, ये तो बात है कि मीडिया में पूरी आधी बातें बताई गई। उसके बाद में वो जो एफिडेविट आदित्य ठाकरे ने दिया, वो एफिडेविट झूठा था। उसमें जो चीजें उन्होंने लिखी थी कि मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है दिशा सालियान के मर्डर केस में, और हमने सीबीआई का खुद का प्रेस नोट उसमें लगाया कि सीबीआई ने कहा हमने ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, उनको क्लीन चिट दी नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो यस, और दो चार चीजें थी उसके बारे में हमने झूठा एफिडेविट देने के मामले में आदित्य ठाकरे और उनके वकील इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए परजुरी और कंटेम्प्ट में हमने 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाया, वो भी ऑन बोर्ड है। इसकी न्यूज आप लोगों ने, मतलब जो भी थे तथाकथित खुद को फेयर मीडिया बताने वाले, उन लोगों ने बताई नहीं। तो अभी मैं लोगों के पास में आधी जानकारी है कि नहीं, आदित्य ने खुद बोला था, ऐसा नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड ये चीजें। और सर, इस पूरे मामले में जब शुरू से चर्चा उठी तब ये उठा कि सुशांत सिंह का जो मृत्यु का मामला था और ये मामला कनेक्टेड है, क्योंकि दिशा सालियान ने फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम उनके लिए सेलिब्रिटी मैनेजर का काम किया था। तो क्या आपको भी ये लगता है कि सुशांत सिंह का केस और इनकी मौत का केस, दोनों ही मौत के केस आपस में जुड़े हुए कोई तार? 200% हमारे पिटीशन में आप देखना, आई थिंक 6 से 7 पेज सिर्फ इसी पॉइंट के रिलेटेड एविडेंस और वो सब दिया हुआ है। एडिशनल में हमारे पास में एविडेंस है, वो हम कुछ चीजें या तो सील्ड कवर में देंगे या तो हम तय करेंगे उसको कैसा देना है। हमारे पास में एविडेंस है इसके। सर, इसमें आपने राजनीतिक दबाव के साथ साथ पुलिस की ओर से लापरवाही का आरोप भी लगाया, पिटीशन हमने जो पढ़ी है उसमें। तो राजनीतिक दबाव जो था, आपने मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे और उनके बेटे उनका नाम लिया, बट उसके अलावा कोई और राजनीतिक दबाव भी था क्योंकि 3 पार्टियों की सरकार थी, और पुलिस से लापरवाही किस तरीके से हुई, थोड़ा सा विस्तार दें। ये सही प्रॉपर क्वेश्चन पूछा। मेन तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे थे, उस समय के गृह मंत्री थे जो बाद में खुद जेल में चले गए, अनिल देशमुख। उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि वो चीजें थोड़ा सा ये है कि उसके लिए आपको अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा, लेकिन उनका भी इसमें रोल था। वो भी चाहते थे कि हाँ ठीक है, अपना आदमी के ऊपर कार्रवाई ना हो, तो वो भी प्रूफ्स है। उसके अलावा अभी आता हूं मैं पुलिस पे, जो इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, जब डेथ होता है तो ये रजिस्टर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, ADR 174 सीआरपीसी। उसका रूल है 176 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी में, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो खुद इंक्वायरी करता है उसकी। पीड़िता के पिताजी को, पेरेंट्स को सामने रखकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इनको तो कभी बुलाया ही नहीं और सीन रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया। 14वें माले से वो कह रहे गिर रही है, तो गिरना चाहिए ऐसी बिल्डिंग के यहां पर। तो बिल्डिंग के आगे 15 फीट का वॉल कंपाउंड, उसके आगे 10 फीट जाके गिर रही है, तो ये 25 फीट बॉडी कैसी गई? तीसरी चीज, बॉडी पर एक भी ब्लड का डॉट नहीं था। फिर जो लोगों ने कहा कि वो खून से लथपथ हम लेकर गए हॉस्पिटल में,
उनके किसी के कपड़ों पे एक भी ब्लड का डॉट नहीं था। इसके आई विटनेस खुद उसके पिता, बाद में जो जगह उनको दिखा रहे दूसरे दिन उनको, तो वह जगह पर भी एक भी ब्लड का डॉट नहीं है। तो ये सब इन्होंने पूरा झूठा स्टोरी क्रिएट किया। आगे का शॉकिंग बताता हूं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, उसमें लिखा कि जो नॉर्मल होता है, ऊपर 14वें माले से गिरता है तो सर फूट जाता है, हड्डियां टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर होता है। तो उन्होंने लिखा कि मल्टीपल इंजुरी, हेड इंजुरी और बताता हूं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, उसमें लिखा कि जो नॉर्मल होता है, ऊपर 14वें माले से गिरता है तो सर फूट जाता है, हड्डियां टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर होता है। तो उन्होंने लिखा कि मल्टीपल इंजुरी, हेड इंजुरी और थिंग्स। तो जब ये सारी चीजें पोस्टमार्टम में लिखी, इस चीज को झूठ साबित करने वाली चीज है। उसकी जब डेड बॉडी इनके पिताजी ने ली, पहले तो इनको देखने ही नहीं दिए थे, फिर ये डेड बॉडी उनके पिताजी ने ली तो उन्होंने पाया इसके बॉडी पर तो कोई इंजुरी है ही नहीं। तो 14वें माले से गिर रहे खरोच नहीं। फिर बोले ये ब्लड की स्टोरी कहां से आ गई, फिर बोले ये हड्डी टूटने की झूठी स्टोरी कहां से आ गई। और उसका फोटो मैंने आपको भेज दिया है कि वो जो उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, पूरी बॉडी इंटैक्ट है। हमारे पास में 17 से 20 आई विटनेसेस है। सर अभी आपने जो पिटीशन फाइल की है, इसका स्टेटस क्या है? हियरिंग के लिए पिटीशन कब लगी हुई है या किस तरह के प्रोसीजर इसमें होने बाकी है? पिटीशन अभी फाइलिंग को गई है, अभी उसका हाईकोर्ट रजिस्ट्री से सब ऑब्जेक्शन वगैरह रिमूव होकर उसको नंबर मिलता है। उसके बाद में नंबर मिलेगा तो हम मेंशन करके फिर कोर्ट डेट देंगे, उस दिन हियरिंग होगी। तो इसमें जो पहले की पिटीशन है और इस पिटीशन में क्या फर्क है? बेसिकली जो आपने पहले पिटीशन फाइल की हुई है उसमें और इसमें क्या फर्क है? पहले की पिटीशन एक PIL है, जनहित याचिका है, ऑन बिहाफ ऑफ ए पब्लिक स्पिरिटेड लिटिगेंट। रशीद खान पठान साहब है, प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के। लेकिन ये पिटीशन है एक विक्टिम के पिता का पिटीशन है, तो इसको नेचुरली ज्यादा वेटेज होता है। और इसमें तो अभी मतलब लॉजिकली किसी को नहीं बोलने का और एक पिता को न्याय के लिए मना करने का कोई रीजन ही नहीं। इनके पिता जो हैं, इन्होंने आपसे संपर्क किया पिटीशन फिर से फाइल करने के लिए, उन्होंने कहा, तो उनके पिता पे पहले क्या दबाव था? उनके मन में पहले ऐसा क्या था कि उनको नहीं लगा कि पिटीशन फाइल करनी चाहिए? अब क्यों आए आपके पास? एक बार वो स्पष्ट करिए थोड़ा फिर से एक बार। उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि रोहन राय उनके घर में रहता था। ये होने के बाद घटना, रोहन राय भी वन ऑफ द को कॉन्स्पिरेटर है केस में, क्योंकि वो था वहां पर जब उसका डेथ हुआ। और रोहन राय इनके संपर्क में था आदित्य ठाकरे एंड कंपनी के आरोपी गैंग के। तो इन लोगों ने इनको एक्चुअली साइकोलॉजिकल वर्चुअल कस्टडी में रखा था, ये उन्होंने एफिडेविट में लिखा है। तो उसमें ये लोग इनके सामने स्टोरी कर, उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है। देखो आपके बेटी का सुसाइड ही है, अभी ये ज्यादा मामला उठेगा तो आपके लड़की की बदनामी होगी, और जो लोग बदनामी कर रहे हैं अपने को उनको रोकना है। तो आप एक काम करो, किशोरी पेडनेकर गई, जहां मिलने गई, फिर उनके लोग आए, हम एक कंप्लेंट बना के लाते हैं, आप सिर्फ साइन कर देना, हम निपटा देंगे इनको जो ये आपके लड़की की बदनामी कर रहे हैं। तो उन्होंने बनवा के लाया, इनसे साइन ले लिया, और साइन किसके खिलाफ ले लिया? नारायण राणे, नीतीश राणे। और तुरंत जाकर FIR भी रजिस्टर हो जाता है, इनको नोटिस भी चली जाती है, दूसरे दिन नीतीश राणे, नारायण राणे हाजिर हो, और बस उनको और एक ही चीज पूछते, तुम्हारे पास में प्रूफ क्या? मतलब इनको सिर्फ प्रूफ चाहिए कि उनको ये चेक करना है कि हमने जो प्रूफ डिस्ट्रॉय करे उसमें से इनके पास क्या बचा है। तो ऐसे माहौल में वो थे। लेकिन उसके माहौल में रहने के बाद में फिर बाद में समय बीतता गया, रोहन राय फिर चला गया दूसरे घर पे, उसका शादी हो गया। अभी आरोपी को लगा कि सब ये रिलैक्स हो गया, लेकिन उसके पिताजी ने बाद में जब ये हमारे इंटरव्यू वगैरह देखे तो वो इंटरव्यू में उनके समझ में आया कि नहीं, ये जो लोग बात कह रहे हैं वो बात सही है, बहुत बड़ा फाउल प्ले है, और ये जो कह रहे हैं उसके सपोर्टिव एविडेंस मेरे पास है और मैं खुद आई विटनेस हूं। तब वो हमारे पास अप्रोच हुए और उन्होंने कहा कि साहब अपने को ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसलिए हमने फिर पिटीशन ड्राफ्ट किया। थँक यू। तुम्ही सतीश सालीम यांचा जखमांचा असा उल्लेख करण्यात आला असं त्यांनी म्हटलंय। त्यानंतर रोहन रॉय हा आदित्य ठाकरे यांच्या ग्रुपमधलाच एक असल्याचा दावा दिशा सालियांच्या वडिलांच्या वकिलांनी केलाय। या प्रकरणात राजकीय दबाव होता असाही आरोप त्यांनी केलाय। तेव्हाचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दबाव टाकला होता असा आरोप दिशा सालियांच्या वडिलांच्या वकिलांनी आता केलाय। त्याचबरोबर आदित्य ठाकरे यांना क्लीन चिट मिळाला नसल्याचा देखील दावा
दिशा सालियांच्या वडिलांच्या वकिलांनी केला आहे.